now. Okay, so we had completed till here problem number 5. Did we complete this problem number 6? Is it over or is it pending? Problem number 6. Come on, guys. Is it pending? Yes, sir. Okay. So we will solve it first. Okay. Okay. So now we will solve problem number 6. The following information from the following information, calculate EOQ and number of orders to be placed in the year according to formula method and tabular method. So we will be doing formula method. And answer from both the methods are going to be the same only. Okay. So now we are not doing it, means now we are not using tabular method. We are going to use formula method only today. A company manufactures a product from a new material which is purchased at rupees 80 per kg. So as it is mentioned, it is the cost of purchase. So I'll take. कल किसी ने बोला था कि सर वर्ड में ट्राई करते हैं, सो वर्ड में आज ट्राई करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं थोड़ा. We will see if we are able to do it. Okay, so we have cost of purchase. Okay, is rupees 80. We need ordering cost, we need carrying cost, we need annual demand. Okay, what is given in the question? The company, ये थोड़ा zoom करूँ क्या इसको? Now it may be good. Okay, the company incurs a cost of placing an order of rupees 250. So this is ordering cost 250 plus freight of rupees 1150. ठीक है, so 250 plus 1150 आपका freight भी होगा. These are ordering cost. So plus 1150. So total ordering cost आपकी आ गई थी 1400. Okay, this was discussed yesterday. And the incremental carrying cost of an inventory of raw material is rupees 2. So carrying cost is rupees 2 per kg per annum. In addition, the cost of working capital finance on investment in inventory of raw material is rupees 5 per kg. ठीक है, तो इसके अलावा जो वर्किंग कैपिटल लगता है उसको परचेस वगैरह करने के लिए जो कॉस्ट लगती है, ठीक है, उसको फिनांस करने के लिए मे बी इंटरेस्ट वगैरह आप पे कर रहे होंगे, लोन लिया होगा, सो उसके लिए जो आपकी कॉस्ट लग रही है वो कितनी लग रही है? 5. सो वी हैव डिस्कस कि ये भी क्या है, आपका कैरिंग कॉस्ट का ही पार्ट होता है. इंटरेस्ट हो, रेंट हो, स्टेशनरी हो, ठीक है, दीज आर एग्जांपल ऑफ कैरिंग कॉस्ट. कैरिंग कॉस्ट मतलब अगर आपको उसको परचेस करके रखना है अपने पास, तो जब तक कि आपका कैश ब्लॉक होगा या स्टॉक आपके पास होगा, तो कौन कौन सी कॉस्ट हो सकती है? स्टोरेज कॉस्ट हो सकती है, ठीक है, आपको उस पर रेंट लग सकता है, स्टेशनरीज यूज हो सकती है उसके ऊपर, ठीक है, काफी मटेरियल उसके ऊपर यूज हो सकता है होल्ड करने के लिए, है ना. सो ये सारी चीजें कॉस्ट उसके अंदर हो सकती है. तो इट इज 7 ना, सो इट इज 7. ओके, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था. द एनुअल प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट इज रुपीज 50,000, सॉरी इज 50,000 यूनिट्स. सो आपका एनुअल डिमांड जो है वो 50,000 यूनिट्स का है प्रोडक्ट का, units, and 5 units are obtained from 1 kg. So divide by 5 आपको करना है and into 1, है ना, from 1 kg of material. तो 5 kgs are obtained. तो जो भी आपको मिल रहा था, यूनिट्स मिल रहा है, जो प्रोडक्ट बन रहा है, उससे आपको डिवाइड करना है और जितना केजी आपको चाहिए उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे. सो आपको केजी में पता चल जाएगा कि कितना आपको यूज होने वाला है. तो दैट इज 10,000 kg. ठीक है, ओके, लेट मी नो इफ देयर इज एनी डाउट. ओके, यस और नो गाइस, कुछ तो बोलना चाहिए ना, कहीं पे डाउट है, कहीं पे कुछ No, पूछना है. चैट बॉक्स में इट इज नो. ओके, सो नाउ आई विल ट्राई इन
वर्ड मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ, तो अगर किसी को कुछ आता है तो बताइए। यहाँ पे कुछ इंसर्ट में आई थिंक कोई फॉर्मूला होता है, इफ एनीवन नोज, इक्वेशन ना, इक्वेशन होता है। इसमें रूट वगैरह होगा कहीं पे, यस। ओके, सो क्या है, 2AO 2 into A is 10,000 into O is 1400 अब इसको डिवाइड कैसे करते हैं? हरिओम भाई, पता नहीं, पे कुछ सपोर्ट तो नहीं है बेटा। मुझे इसको नॉर्मल तरीके से जैसे होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। C is 7 और इसका जो भी आंसर आएगा उसका आप रूट निकालें, ठीक है। सो 2 into 10,000 into O डिवाइड बाय C, और उसके बाद आप क्या करो, उसका रूट निकालना। तो इसका आंसर कितना आ रहा है बताओ जरा आप मुझे। 2000। हाँ, मैं इंटू के लिए ये यूज कर सकता हूँ यहाँ पे। बेटा फाइनल आंसर बताया आपने या फिर इसका आंसर बता रहे हैं? फाइनल आंसर सर। हाँ, तो इसका बताइए ना मुझे। 2 into 10,000 into 1400 डिवाइड बाय 7 का आंसर बताओ। 40 lakhs। 14 lakhs ना, 40, अच्छा 40, करेक्ट। और इसका रूट निकालना है आपको। 2000। हम्म, हम्म, है ना। इस तरह से आपको रूट निकालना है, तो आपको कितना मिला, 2000, करेक्ट। ठीक है, अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, क्योंकि मैं अगर इसको भेजूंगा तो ये आपके वर्ड्स में जाएगा। इस तरह से देखो, ये इस तरह से जाएगा, ठीक है। इफ यू वांट टू टेक इट एज अ स्क्रीनशॉट यू कैन टेक इट, ओके। नाउ नेक्स्ट, look at this question, read it, tell me if there is any difficulty in this. क्या है इसमें, a क्या है? 6000। सर क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर लिखा नहीं, ओके तो आप स्क्रीनशॉट कैसे लेंगे? वेट, हाँ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हर चीज को प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करेंगे तो आपको फ्यूचर में काम आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, या प्रॉब्लम नंबर 6 ना, ठीक है। ओके, अब आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। Okay, now look at this question, question number 7 we will do. Look at this question, read it and tell me if there is any difficulty in this. Okay, so we were talking about it. Now annual consumption, or A is 6,000 and it is given in kg only, product वगैरह का कुछ है नहीं,
और हमेशा आपको एज्यूम करना है कि ये डायरेक्ट दिया है जब तक कि आपको रॉ मटेरियल कन्वर्जन की इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी है तब तक की, ठीक है। ओके, फिर कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, ये क्या है आपका बेटा? ओ, ये तो कॉस्ट है मटेरियल की, है ना? क्यों यूज होगा ये? बोलो। 10%. इसके ऊपर 10% कैलकुलेट होगा, इसलिए ये कॉस्ट आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो सी कितना हो जाएगा? 5 के ऊपर 10%, दैट मीन 0.5, 0.5. है ना? सो ए इज 6000, ओ इज 60, सी इज 0.5, है ना? 5 के ऊपर 10% जो होगा आपका सीसी होगा, दैट इज कैरिंग कॉस्ट। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? No, sir. हाँ, तो ये इजी है। सो आई एम अज्यूमिंग कि आप लोग इसको अगर आज भी नहीं भी कर पाया तो कल आराम से बैठ के लेक्चर के टाइम करना, लेक्चर इज फ्री, है ना? कल का लेक्चर फ्री है तो आप उस टाइम पे बैठ के आराम से इसको कैलकुलेट वगैरह कर सकते हैं जो भी आपका पेंडिंग है, ठीक है। सो यू कैन हो टेक इट गया एज एन सर, असाइन। व्हाट, क्या हुआ? हो गया सर कल. करके हो गया है? हाँ सर, हो गया। 12,200 आंसर आए हैं। ओके, आपने इतनी जल्दी PO कर few दिया, वेरी 12 गुड, and वेरी गुड। मतलब तुम लोग तो number of सुपर, orders 5. वेरी वेरी गुड यार, मतलब इतना एक्सपर्ट हो गया यार तुम इतनी जल्दी वेरी गुड, चलो अच्छा है, मुझे अच्छा लगा। ओके, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ईओक्यू बाय इक्वेशन मेथड एंड टेबुलर मेथड। ओके, सो एनुअल कंजम्पशन ये क्या है आपका? A. है ना? कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर? O. ओ। एनुअल कैरिंग कॉस्ट तो आपका सी C. है ना? एंड आप नोट करेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कि सी दिया है, मतलब परसेंटेज में नहीं है, अमाउंट में। तो ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल का कोई काम नहीं है यहाँ पे, समझ में आया? तो ये 20 पर यूनिट आप नहीं, मतलब इग्नोर करेंगे तो भी आपको चल जाएगा। दिस कॉस्ट ऑफ मटेरियल इज गिवन सो दैट यू कैन कैलकुलेट एनुअल कैरिंग कॉस्ट। इफ एनुअल कैरिंग कॉस्ट इज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज तब आप करेंगे, ठीक है? अदरवाइज इसकी आपको जरूरत नहीं है। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ शायद अब तक कि आप लोगों ने इसका भी आंसर निकाल लिया होगा, है ना? कोई डाउट है इसमें? No, sir. आंसर आया 2AO डिवाइड बाय सी और उसका रूट निकालना। 2 into 4000 into 250 डिवाइड बाय 2 और परसेंटेज पे क्लिक करना, सॉरी रूट पे, इक्वल प्रेस करने के बाद, 1,000 सर. है ना? ठीक है। सो देखो मेरी एक्सपेक्टेशन खाली नहीं गई, आपने किया उसको। प्रॉब्लम नंबर 8, प्रॉब्लम नंबर 7, इट इज वेरी इजी एंड ये एग्जाम का क्वेश्चन है, एग्जाम में ही आया था आपके, तो कोई बहुत अलग से कोई क्वेश्चन नहीं दिया है, सारे एग्जाम्स के ही क्वेश्चन मैंने आपको दिए हुए हैं, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 9, अ मैन्युफैक्चरर बाय सर्टेन एसेंशियली, इसमें थोड़ा ध्यान देना, इसमें सी का कैलकुलेशन जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, सी का कैलकुलेशन जो है थोड़ा सा ट्रिकी है, और नॉर्मली सी के ही कैलकुलेशन में थोड़ा सा वो लोग करते हैं, क्योंकि आप सी को नॉर्मली परसेंटेज में भी दे सकते हैं, अमाउंट में भी दे सकते हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सीसी जो है आपका परसेंटेज में भी दिया है और अमाउंट में भी दिया है, ठीक है। तो परसेंटेज को कैलकुलेट करना है और अमाउंट को प्लस करना है, ये आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में करना है। लेट्स रीड इट आउट। अ मैन्युफैक्चरर्स बाय सर्टेन स्पेयर फ्रॉम द आउटसाइड सप्लायर एट ₹40 पर सेट, ठीक है। तो ये रुपीस यहाँ पे मिसिंग है, तो आप उसको रुपीस वहां पे लिख देंगे। सेम क्वेश्चन है, ऐसे ही है कुछ वो, तो मैं इसी को वापस से दिस इज प्रॉब्लम नंबर 9, ठीक है। सो कॉस्ट ऑफ परचेज इज 40। नाउ टोटल एनुअल रिक्वायरमेंट इज 45,000 सेट्स। ये क्या है बेटा? ए है 45,000। सो डायरेक्ट दिया है, कुछ करना नहीं है, कोई कन्वर्जन भी नहीं दिया है यहाँ पे। द एनुअल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री इज 10%। तो जब आप इन्वेंट्री लेते हैं तो कॉस्ट कितनी होती है उसकी? 10%। ये क्या है? सी. करेक्ट है। और
इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं। परसेंटेज में तो मैंने आपको बोला है, परसेंटेज में क्या दिया होता है, हमेशा सी दिया होता है। एंड कॉस्ट लाइक रेंट, स्टेशनरी, इंश्योरेंस, टैक्सेस एक्सेट्रा पर यूनिट पर ईयर वर्क्स आउट टू बी ₹1। ये क्या है? रेंट का, स्टेशनरी का, इंश्योरेंस का, टैक्सेस का, ये सब इन्वेंट्री रखने की कॉस्ट है। तो इसको क्या बोलते हैं? बोलो। रेंट, स्टेशनरी, ये सब किस चीज के एग्जांपल्स हैं? सी के। वेरी गुड। ओके, सो यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। थोड़ा सा अलग है ना, सीसी जो है वो परसेंटेज में भी दिया है और अमाउंट में भी दिया है। नो डाउट, नो प्रॉब्लम, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, टेंशन नहीं। एंड व्हाट इज दिस? कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, क्या आएगी? Oh, ठीक है, हो गया। अभी दिक्कत कहाँ पे है? दिक्कत इसमें है, ये जो 10% है इसमें दिक्कत है। चलो देखते हैं आप, मेरे बिना बताए कितने लोगों को ऑलरेडी पता है कि इसमें करना क्या है। ट्राई करो बेटा, रॉन्ग हो सकता है, नो डाउट। आप लोगों ने इससे पहले ऐसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए। sir, 40. 40 पे बोलो। Sir, 1.01. 1.01। आपने क्या किया, 1 पे 10% निकाला क्या? दिस इज ऑल्सो Yes. सीसी। हाँ, रुको, सी इज 5 ऐसा करके बोल रहे हैं, ठीक है। मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करना है? पहले तो ये जो 10% है किस पे कैलकुलेट होगा? प्राइस पर, ठीक है। और उसमें आपका प्लस हो जाएगा 1। तो अगर 40 पे 10% आएगा तो 4 + 1 कितना हो जाएगा? 5। सो बेटा आप करेक्ट हो। कौन है वो? अनम। अनम, यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। सो करना क्या है आपको? कैरिंग कॉस्ट जो 10% दी है उसको आप प्राइस पे जो कैलकुलेट करते थे वैसे ही आपको कैलकुलेट करना है। प्राइस मतलब कॉस्ट के ऊपर। कॉस्ट कितना है आपका? 40 आपका कॉस्ट है। कॉस्ट के ऊपर आप 10% निकालेंगे, जो भी अमाउंट आएगा उसके अंदर +1 कर दो। तो 40 के ऊपर 10% निकाला, +1 कर दिया, हो गया, ठीक है। तो ये भी एक तरह का क्वेश्चन आता है, ये एक अलग क्वेश्चन है, ठीक है, जो तुम लोगों ने अब से इससे पहले अटेम्प्ट नहीं किया है, क्योंकि कंफ्यूजन होना एकदम जायज है। यहाँ पे प्रॉब्लम है यहाँ पे, बिकॉज ये कैरिंग कॉस्ट इज गिवन इन परसेंटेज प्लस अमाउंट। सो अमाउंट वाला तो आपको अपने साइड में रखना है, अमाउंट तो जो भी फाइनल परसेंटेज कैलकुलेट करने के बाद आएगा उसमें ₹1 भी कर लेंगे, ठीक है। सो जब आपको 10% दिया होता है ना सिर्फ, तो आप आराम से 40 के ऊपर 10% कैलकुलेट करते हैं, तब आपको दिक्कत नहीं होती, ठीक है। यहाँ पे, हाँ मैं तो एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ, ओके। यहाँ पे आपको दिक्कत तब नहीं होती जब आपको दिया होता है कैरिंग कॉस्ट 10%। अच्छा, कैरिंग कॉस्ट अगर 10% दिया होता तो आप क्या करते हैं? कॉस्ट के ऊपर ही कैलकुलेट करते हैं ना, और तो कुछ ऑप्शन नहीं। कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में दिया हो तो कॉस्ट के ऊपर ही कैलकुलेट होता है, या प्राइस दिया होगा आपकी क्वेश्चन में ऑफ अ प्रोडक्ट, ठीक है। तो 40 पे ही कैलकुलेट होता अगर 10% दिया था, तो 40 पे अगर 10% आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 4 ही आएगा, ठीक है। तो 40 का 10% कितना होता है? 4 होता है। प्लस वो बोल रहा है स्टेशनरी वगैरह के लिए एडिशनल आपको ₹1 लगते हैं, तो 4 तो आपका वहां पर आ गया, +1 जो है आपका स्टेशनरी वगैरह के लिए लगेगा, तो टोटल कैरिंग कॉस्ट आपकी कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी, ठीक है। तो 10% +1, तो 10% कैलकुलेट किसके ऊपर होगा? तो कैरिंग कॉस्ट जब भी परसेंटेज में दिया होगा तो आपके क्वेश्चन में कॉस्ट, प्राइस वगैरह कुछ तो दिया होगा प्रोडक्ट का, उसके ऊपर आपको कैलकुलेट करना, ठीक है। तो 10% ऑफ कॉस्ट इज 4 +1 फॉर स्टेशनरी एंड रेंट और टैक्सेस, तो आपका कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा टोटल सीसी, ठीक है। नाउ इसको फॉर्मूले में आपको रखना है, 2 into 45,000 into ordering cost is 5, carrying cost is also 5, ठीक है। और कितना आ रहा है इसका आंसर? इसी का आंसर बताओ सर। 4,50,000. मैं आपने डायरेक्ट बताया, वो कितना आ रहा? 4,50,000 फोर, divided by 5. हाँ डिवाइड बाय 5 करो, Sir, 90,000. 90,000, ठीक है।
और उसका आंसर इज इट 300? 300. हाँ, क्योंकि 9 जो है वो उसका रूट के हिसाब से। अच्छा, Number of Okay. orders 1. नंबर ऑफ ऑर्डर भी निकाला है आपने, तो मैं EOQ इधर पे लिखना है मुझे, EOQ और नंबर ऑफ ऑर्डर 45,000 divided by 300. हाँ 45,000 इज एनुअल डिमांड डिवाइड बाय EOQ इज 300, कितना है बेटा? 150. 150. ठीक है, ले लो इसका भी स्क्रीनशॉट। यहाँ पे एक दिक्कत वाली बात है बेटा, ये थोड़ा अगर ध्यान में रखते तो पूरे क्वेश्चन में बाकी कुछ नहीं। आपको कैरिंग कॉस्ट 10% और 1 फॉर स्टेशनरी, तो 10% जो है वो आपको कॉस्ट के ऊपर कैलकुलेट करना है, प्लस 1 कर देना। ठीक है, यही आपको बस इतना ही ट्विस्ट था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, बाकी देयर इज नथिंग जो इससे पहले हम लोगों ने नहीं किया। ठीक है, ओके, सो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है होप आप लोगों ने थोड़ा। हाँ, अब लेना, और मैं आपको इसको ग्रुप में भी डाल दूंगा, वहां पे भी आपको मिल जाएगा ये। इसको करेक्ट करके डाल देता हूँ, डिलीट फॉर एवरीवन। इस पे क्वेश्चन नंबर मिसिंग है, तो प्रॉब्लम नंबर 6, ये जो एक्स्ट्रा है उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ओके, दिस इज डन। और आगे अब कुछ नया आने वाला नहीं है बेटा, ये सिंपल है। ये बीच जो आगे का दिया है ना आपको, लॉट्स वगैरह दिए, ये आपको इग्नोर करना है। ठीक है, इससे आप टेबल में यूज करेंगे इसको। ठीक है, इसका लेना देना फॉर्मूला में नहीं होता, फॉर्मूला मेथड में इसको कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे एनुअल रिक्वायरमेंट इज 6,400, ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 4, कैरिंग कॉस्ट इज 8। सिंपल है, एवरीथिंग इज गिवन। ठीक है, कर लेंगे क्या? Yes, sir. हाँ, ये Yes, लॉट्स sir. वगैरह जो है इट इज फॉर टेबल, ये आप इसको कंफ्यूज मत। पर यूनिट प्राइस इग्नोर करेंगे ना? हाँ, क्योंकि आपका कैरिंग कॉस्ट तो दे दिया है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, कैरिंग कॉस्ट अगर परसेंटेज में दिया होता तो प्राइस पे कैलकुलेट करते, बट फिलहाल यहाँ पे नहीं दिया है, तो आप अमाउंट में दिया है तो डायरेक्ट आप ले लो। ठीक है, तो 2 इंटू 6,400 इंटू 100 डिवाइड बाय 8 और उसका रूट निकालेंगे, आपको EOQ मिल जाएगा। नंबर ऑफ ऑर्डर्स नहीं पूछा है, बट कैलकुलेट कर लो क्या जाता है। लुक एट दिस प्रॉब्लम नंबर 13। Measures Reliance Industries Limited, Dulia supplies you the following information. Consumption of material per annum, ये आपका क्या है? A. है ना? Cost of placing an order, O. ओ O. Cost of raw material, तो आपका cost है raw material का, जो कि यूज होगा किसके लिए? CC कैलकुलेट करने के लिए, है ना? तो 2 के ऊपर 8% आप निकालेंगे, हो गया, बस आपका C भी कैलकुलेट हो जाएगा। तो C कितना आएगा? 2 के ऊपर 8%, दोनों 0.16. 0.16 जो है आपका C आ जाएगा। दिस इज ऑल्सो योर असाइनमेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसको भी आप कंप्लीट करेंगे। नाउ लास्ट वन, जिसमें थोड़ा सा ही ट्रिकीनेस दिया है, इसको हम लोग अभी सॉल्व करेंगे, ये हमारा फाइनल आज का क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, सो सबसे पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला मेथड ही है और EOQ कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स हम लोग खुद कैलकुलेट करेंगे, क्वेश्चन में पूछा नहीं है। ओके, नाउ टेल मी क्वार्टरली रिक्वायरमेंट इज 400। ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया क्या ऑलरेडी? इसके जैसा। हाँ, कुछ तो ऐसे ही किया था हमने। ओके, तो एनुअल रिक्वायरमेंट क्या होगा इसका? 400 इंटू 4. इंटू 4 1600. 1600 हो 1600 जाएगा। हाँ, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एंड रिसीविंग ऑर्डर, ओ कॉस्ट ऑफ मटेरियल दिया है आपको
और सीसी जो है परसेंटेज में, हाँ 10%. 40 का 10% आपका सीसी आ जाएगा, तो कैरिंग कॉस्ट इज 4। ठीक है, तो ये भी फिर करके बताओ ये क्वेश्चन, क्या जरूरत है? No, आई sir. थिंक इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन एक हमने सॉल्व किया था। ठीक है, सो वी हैव कंप्लीटेड ऑल द यूनिवर्सिटी क्वेश्चन प्लस दिस वर एडिशनल क्वेश्चंस। ये तो दूसरे चैप्टर से है, मटेरियल 1 मटेरियल 2 ये सब दूसरे चैप्टर से, इसको इग्नोर करो थोड़ा। मटेरियल टर्नओवर रेशियो से पूछा हुआ है। ठीक है, सो आई विल ट्राई टू कीप टेस्ट, शायद कल नहीं भी रहा तो आपको कल कभी ना कभी लिंक उसकी मिल सकती है। ठीक है, या तो फिर मैं आने के बाद आपको टेस्ट कंडक्ट करूंगा, लेकिन आप ईओक्यू जो है उसको प्रॉपरली आप क्या करेंगे, उसको अच्छे से कर लो। ईओक्यू इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहाँ पे एक ये वाला चैप्टर है जिससे काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ईओक्यू में टैबुलर मेथड भी आपको नहीं आता कभी। टैबुलर मेथड पूछेगा ही कैसे, मतलब अगर ऑब्जेक्टिव्स है तो टैबुलर मेथड पूछेगा ही कैसे। हाँ, अगर प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल में इट इज वेरी इजी, उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बट इफ यू लुक एट दी एस्पेक्ट के इस क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिकली कैसे पूछना है, तो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, तब आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि इसको कैसे प्रैक्टिकली पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव्स में। ठीक है, तो इसीलिए कभी भी इसका कोई एक क्वेश्चन भी अब तक के मैंने इसमें नहीं देखा है कि उन्होंने प्रॉपरली पूछा होगा कि इसका टेबल का। ठीक है, क्योंकि टेबल बहुत लेंथी होता है, वो 1 मार्क्स के लिए पूछा नहीं जा सकता। ठीक है, तो वो आप उस जगह के लिए आप क्या करो, सेफ रहो। हाँ, टेबल मेथड कैसे करना है, क्या करना है, ये सबके ऊपर अभी टेबल मेथड हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन किया है हमने अभी तक के, सबके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, टेबल मेथड अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट व्हेन दे गिव टेबल मेथड तो क्वेश्चन देख सकते हो आप, सिंपल होता है। दे विल गिव सिंपल क्वेश्चन। जब वो टेबल मेथड पूछेंगे तो एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, क्योंकि टेबल बनाने में आपको क्या लगता है, एफर्ट्स लगता है टेबल बनाने में, तो टाइम लगता है, टाइम एंड एफर्ट्स लगता है। तो इस वजह से टेबल मेथड जो है वो कभी भी क्वेश्चन जो होता है वो एकदम आपको डिटेल्स दे देता है और टेबल पूछ लेता है। ईओक्यू में क्योंकि सिर्फ फॉर्मूला लगाना है तो दे आस्क यू कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए, ऑर्डरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए दे आस्क यू दिस। ठीक है, बट इन केस ऑफ टेबल मेथड दे वोंट आस्क यू टू कैलकुलेट दिस। ठीक है, दे विल गिव यू and from there you will have to calculate your things, means your ordering cost, your carrying cost। ठीक है, वहां पे आप सीखेंगे कि ईओक्यू का मतलब मीनिंग क्या होता है, ईओक्यू कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। फॉर्मूला में तो आपको फॉर्मूला दे दिया था तो आपने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, फॉर्मूला डालते गए और फॉर्मूले के हिसाब से आपने क्या किया, कैलकुलेट करते गए। तो वहां पे आपने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया। बट इन टेबल मेथड यू विल एक्चुअली कैलकुलेट कि कैसे आप रियलिटी में आइडेंटिफाई करते हैं कि ईओक्यू क्या होता है, कैसे आता है। ठीक है, वो हम लोग वहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, बाकी के चैप्टर्स जो है इस पर्टिकुलर एरिया के, मतलब मटेरियल कॉस्टिंग में बाकी के चैप्टर्स जो है इट इज वेरी इजी। ठीक है, फीफो एंड वेटेड एवरेज किया है ऑलरेडी तुम लोगों ने, और मटेरियल टर्नओवर तो बहुत सिंपल सा है। सो इतना ही आपका ये चैप्टर में बच जाता है, तो आपका मटेरियल कॉस्टिंग जो है पूरा का पूरा एंड हो जाएगा। इस पर्टिकुलर चैप्टर में 3 प्रैक्टिकल आते हैं, ईओक्यू, मटेरियल टर्नओवर, फीफो वेटेड एवरेज। ठीक है, जिसको अपन स्टॉक लेजर बोलते हैं। ठीक है, सेम है, एकदम सेम जैसा आपने फीफो वेटेड एवरेज किया था। ठीक है, परचेज सेल्स सर वाला जो, कितने मार्क्स के होते हैं? कौन सा, किस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं आप? ईओक्यू भी आपका वेटेज जो है 15 मार्क्स का लेता है, क्योंकि 2 क्वेश्चन आते हैं कई बार। अभी 2019 में जो लास्ट पूछा था उसमें भी 2 क्वेश्चन पूछे थे, देख सकते हो आप। ठीक है, मई 2019 में। ठीक है, बट कभी कभी ये लोग क्या करते हैं, ईओक्यू की जगह पे फिर पूरा का पूरा वेटेज किसको देते हैं, आपका फीफो वेटेड एवरेज को देते हैं। अगर वो एक बार पूछ लिया तो 15 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन खुद ही बन जाता है। ठीक है, बट इस पर्टिकुलर चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चन आ सकते हैं, बनते हैं आराम से। अलग अलग एरियाज में आप देखेंगे तो 3 से 4 क्वेश्चन बनेंगे। हाँ, लेकिन वो 10 मार्क्स के लिए होंगे या फिर 8 मार्क्स के लिए होंगे, कैसे वो लोग बाइफरकेट करते हैं। बट क्वेश्चंस आर लाइक दिस ओनली, ये एग्जाम के ही क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन था इसमें से एक क्वेश्चन मुझे याद है अब तक के, ये जो रिसेंटली जो क्वेश्चंस पूछे गए थे दे वर फॉर 15 मार्क्स। यही है शायद ये ऊपर जो आपको दिख रहा है, या क्योंकि अब क्वेश्चन जो है या तो अगर 20 मार्क्स का होगा तो 10 मार्क्स के लिए पूछा गया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी भी 7-8 मार्क्स के लिए नहीं पूछा, छोटा क्वेश्चन नहीं था, कुछ चीजें इसमें दी हुई थी कैलकुलेट करने के हिसाब से। तो इस वजह से ये जो क्वेश्चंस थे थोड़े से लेंदी थे, तो उस वजह से अगर ये 20 मार्क्स का पेपर रहा होगा तो 10 मार्क्स के क्वेश्चन यही पूछे होंगे इन्होंने। ठीक है, ये 10 मार्क्स के लिए, ये 10 मार्क्स के।
बट इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि ये एक दूसरे की ही ऑप्शन पे आते हैं, ठीक है। तो आपके पास अटेम्प्ट करने के लिए बहुत ज्यादा स्कोप नहीं होता, लेकिन आप मटेरियल कॉस्टिंग बिल्कुल भी ऑप्शन में नहीं छोड़ सकते कहीं पे भी, क्योंकि बहुत इजी होता है पहले तो, और दूसरे चैप्टर्स में कई कई क्वेश्चन जो है उसमें ऐसे स्कोप है यहाँ पे वो लोग क्वेश्चन को बहुत ज्यादा ट्विस्ट करते हैं, जबकि ईओक्यू में फिर आपका फीफो वेटेड एवरेज में और मटेरियल टर्नओवर में तो कुछ आप कहीं पे स्कोप ही नहीं है कि वो लोग ज्यादा ट्विस्ट करें। आप लोग ने सारी चीजें सीख लिया, आपको उसके आगे कोई ट्विस्ट नहीं आता। बट बाकी सारे, और अगर आपने सही टेक्स्ट बुक यूज किया है तो वैसे भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। मनन जो है वो दिखने में बहुत इजी लगती है भी इजी बुक, ठीक है, बट वो सारे क्वेश्चंस कवर नहीं करेगी आपकी। तो ध्यान से आपको शेद की ही कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक यूज करना है, भले आप मनन ले लेते हो, लेकिन शेद से आपको क्वेश्चन सारे करने। ये जो क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं ना, ये फिर अभी हम लोग ने रेंट वाला कैलकुलेट किया, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये डिट्टो ऐसे ही आपको टेक्स्ट बुक में मिलेंगे, ये इलस्ट्रेशन के क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछे थे, नंबर चेंज करके सेम क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए थे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इन्होंने क्वेश्चन को कुछ बनाया है, क्रिएट किया हुआ नहीं है क्वेश्चन, ये टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है सेम, और ये शेद की बुक का ही है, ठीक है। बट जैसे अब ये एकदम न्यू सिलेबस था, ये मतलब इंट्रोड्यूस हुआ था, इससे पहले कभी भी ईओक्यू वगैरह के ऊपर क्वेश्चन नहीं आता था। आई थिंक 2015-16 या 2014-15 में ये सिलेबस जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ है तुम लोगों को, ठीक है। सो मनन के पास इतना स्कोप नहीं था, तो जैसे जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते जा रहे हैं वो लोग ऐड करते जा रहे हैं उसके अंदर, ठीक है। इवन कॉस्ट शीट में भी ऐसे ऐसे आइटम्स वहां पे हैं जो कि आपको बहुत आपको समझ में आएगा कि वो फॉर्मेट में ही है शीट के, ठीक है। आपने फॉर्मेट पढ़ा है कॉस्ट शीट का एकदम करेक्ट बुक से, अगर फॉर्मेट पढ़ा है, मनन में तो पूरा फॉर्मेट है भी नहीं, ठीक है। शेत में एकदम बड़ा सा 3 पेज का फॉर्मेट है, अगर उसने आपने पढ़ लिया तो आपको पूरा क्वेश्चन सारे इजी हो जाते हैं, ठीक है। वो एक दो आइटम्स ऐसे पूछ लेते हैं कि आप सोचने लग जाते हो कि कहाँ पर है, ठीक है। तो आपको उसके ही फॉर्मेट में पढ़ना है, क्योंकि जो पेपर सेटर होंगे शायद वही टेक्स्ट बुक रिफर करते होंगे, इसीलिए वहां से क्वेश्चंस आते होंगे, ठीक है। तो वो कुछ नहीं करते, वो अपनी टेक्स्ट बुक का एक क्वेश्चन लेते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं और दे देते हैं। तो अगर आपने सारे क्वेश्चंस किया है तो लेबर का भी मेरा सेम एक्सपीरियंस है, आपका ओवरहेड्स का भी सेम एक्सपीरियंस है, क्वेश्चंस वो लोग वहीं से पूछते हैं, ठीक है। तो ये ट्रेंड है। हाँ, बट अब जब से ऑब्जेक्टिव्स हो गया है तो ऑब्जेक्टिव्स का तो आपको केस मालूम है, इट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट, है ना। तो वहां पर सर ऐसा है क्या, मतलब टीवाई है तो पेपर ऑफलाइन होगा, ऑफलाइन मतलब थियरी बेस हो होगा, सकता है, हाँ, क्यों नहीं हो सकता ऑफलाइन। टीवाई है तो। हाँ, नहीं अभी तक के ऑफलाइन नहीं हुआ, ये 2 साल से तो नहीं हुआ। अभी बोला है ना, मतलब टीवाई के लिए बहुत इजी हो जा रहा है, एमसीक्यू तो ऑफलाइन होगा, नहीं अभी ऐसा तो नहीं है, अब तक के कुछ मतलब इसके चांसेस है ऊपर क्या एमसीक्यूज वाइज का। चांसेस तो अभी फिलहाल करंट सिनेरियो देख के ऐसा लग रहा है कि शायद ये पूरा का पूरा सिस्टम अभी ऑनलाइन ही रहेगा ये साल तक। फॉर दिस ईयर दे विल कीप इट ऑनलाइन ओनली, ये आपका बस सबसे अच्छा है, ज्यादा ऑनलाइन रहेगा चांसेस है। तो। हाँ सर, फिफ्थ सेम बुक बोल रहे हो ना, तो मैंने बोला ना शेद की आप बुक रिफर करो अगर आपको बुक रिफर करना है तो, बट मैं अपने एंड से आपको सारी नोट्स में आपको प्रोवाइड करके दूंगा। मैंने कल एक बुक आपको फॉरवर्ड किया आपकी आपके ग्रुप में, मैंने एक बुक हाँ फॉरवर्ड किया है, हाँ एंड दैट इज ऑल्सो Yes, sir. रिकमेंडेड, दैट इज ऑल्सो रिकमेंडेड बाय यूनिवर्सिटी ओनली। तो जो उनके जो निशिकांत झा सर है उनकी लिखी हुई बुक है वो, ठीक है। सो ही इज फ्रॉम बोर्ड ऑफ स्टडीज ओनली, तो उनकी बुक भी आप रेफर कर सकते हैं, ठीक है। टैक्स के लिए भी है मेरे पास, मतलब सारे सब्जेक्ट्स के लिए है ऑलमोस्ट, उसमें अवेलेबल है। वो लिंक वगैरह जो है मैं वो भी आपको फॉरवर्ड कर दूंगा ग्रुप में, आप जाके अलग अलग टेक्स्ट बुक वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अलग अलग कोर्सेज की अलग 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 सब्जेक्ट्स की आप वहां से टेक्स्ट बुक जो है वहां से डाउनलोड करके ले सकते हैं, ठीक है। एंड द पर्सन इज ऑल्सो फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, तो आप उसके ऊपर एकदम रिलाई कर सकते हैं, ठीक है। एकदम आउटसाइडर कोई ऑथर नहीं है, और दूसरा ही इज द पार्ट ऑफ पेपर सेटिंग प्रोसेस ऑल्सो, तो उनको पता है कि कैसे क्वेश्चंस रखने, कैसे कॉन्सेप्ट्स पूछना है, टीम भी उनकी वैसे ही है, तो आप वो आराम से टेक्स्ट बुक उसको रिफर कर सकते हैं, ठीक है। बट मैं अपनी तरफ से जो मटेरियल मुझे सिखाना है, मैं आपको शेड का जो ये जो आपको सारे क्वेश्चन दिख रहे हैं मैंने वहीं से लिया हुआ है, तो मैं आपको वैसे ही आपको क्वेश्चंस वगैरह फॉरवर्ड करूंगा, चाहे वो आपका ईओक्यू हो, फिर फिफो वेटेड एवरेज हो, या फिर आपका मटेरियल टर्नओवर हो, मैं सारे क्वेश्चंस आपको अलग से ही फॉरवर्ड करने वाला हूँ। आप थ्योरी वगैरह के लिए रिफर करना है, आपको जो भी बुक रिफर करना है आप रिफर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज रह गई, अटेंडेंस लेना है, तो मैं
अटेंडेंस ले लूं, अदरवाइज ये काम जो है बहुत रह जाता है हमेशा। Shared with me. सर चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया क्या? चैप्टर 2 में नहीं नहीं बेटा, अभी तो आपने शुरू किया है, ऐसा मत बोलो, ठीक है? ये कंप्लीट नहीं हुआ है, वी हैव जस्ट कंप्लीटेड वन टॉपिक, ठीक है? वो भी हमने थोड़ा सा बाकी है, टेबल मेथड बाकी है, ठीक है? बट इसके बाद वाले टॉपिक जो है वो एक एक दो दो लेक्चर में निकल जाएंगे। यू विल फाइंड इट वेरी इजी, क्योंकि आपने फीफो वेटेड एवरेज किया है, बट इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आपको एक बार रिवाइज करवा दूं। सेम है एकदम, तो मैं छोड़ नहीं सकता, पूरी तरह से नहीं छोड़ सकता। वी विल लुक एट इट वंस, उसके बाद आपको लगेगा कि आगे और प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस मैं फॉरवर्ड करूंगा, यू प्रैक्टिस इट। और इतना डिफिकल्ट नहीं था, आपके 13 में था शायद या 14 में था, मुझे नहीं मालूम, लेकिन अब तक के आपको याद रहेगा। ये एक ऐसा चैप्टर है जो आप एक बार कर लेते हैं आपको याद रहता है। रिकॉर्डिंग चालू है। रिकॉर्डिंग चालू है? हाँ हाँ, मैं आपको पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है? सारे चैप्टर्स पढ़ाएंगे हम। चलो।